हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है कि जो मायोकार्डियम को सप्लाई करती है, हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है, उसमें अगर कुछ डिजीज़ पार्ट हो जाए तो हार्ट को इस्कीमिया होता है, उसके बाद इन्फ्रैक्शन हो जाता है। तो अल्टीमेटली एमआई को हम डिस्कस करने वाले हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन उसी को बोलते हैं, मायोकार्डियल के मसल को इन्फ्रैक्शन हो गया या हार्ट अटैक। ठीक है। उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोनरी आर्टरी कौन कौन सी होती है। तो कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस आयोटा से होती है। बहुत ईजी है। दो साइड में, एक साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी हो गई, दूसरी साइड में लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी होगी। क्यों मेन? क्योंकि आगे जाके दो मेन आर्टरी में ये बाइफरकेट होती है। पहली हो गई लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जो कि लेफ्ट मायोकार्डियम को सप्लाई करेगी और एंटीरियर की साइड आएगी, और दूसरी हो जाएगी सर्कमफ्रेंस आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी। ठीक है। और एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब इको में, देखो इको की इमेज में ये हो गया आयोटा। अब ये कौन सी ब्रांच हो जाएगी? राइट कोरोनरी आर्टरी। इस साइड कौन सी ब्रांच हो जाएगी? ये हो गई लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, LMCA। और उसकी दो ब्रांचेस, ये जो पीछे की तरफ जा रही है ये है लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी, और ये जो आगे की तरफ नीचे की तरफ आ रही है वो हो गई लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है। और ये है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी होगी, पूरी की पूरी कोरोनरी आर्टरी सब। ठीक है। अब इसमें इन इस्कीमिया कैसे हो जाता है, इसमें ब्लॉक कैसे होता है कि क्योंकि कुछ कुछ रिस्क फैक्टर है। दो तरीके के रिस्क फैक्टर है, एक नॉन मॉडिफाइबल, एक मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एज, ज़्यादा एज बढ़ने के बाद ये रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, कि लंबी एज में, एल्डर एज में होता है। फिर है मेल, मेल को ज़्यादा चांसेस है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फिर है फैमिली हिस्ट्री, दादा नाना किसी को भी है आगे फैमिली में तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर जो कोज़ हम जिसको चेंज कर सकते हैं वो हो गए मॉडिफाइबल कोज़, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, हाइपर होमोसिस्टेनीमिया। फिर लाइपोप्रोटीन ए जिसमें अमाउंट ज़्यादा है, वो भी एक मॉडिफाइबल कॉज है, रिस्क फैक्टर है कि लाइपोप्रोटीन ए जिसमें ज़्यादा है उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है। फिर है क्लैमाइडिया का इन्फेक्शन। फिर है डिसलिपिडीमिया, जो कि मेन कॉज है, जिसमें क्या होता है कि LDL HDL रेशियो बढ़ जाता है डिसलिपिडीमिया में। LDL गुड बैड कोलेस्ट्रॉल है, सॉरी, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है और HDL है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, तो वो एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का। फिर एक कंडीशन है फैमिली हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, जिसका दूसरा नाम है टाइप 2 लिपिड डिसऑर्डर। उसमें क्या हो जाता है, LDL के जो रिसेप्टर होते हैं, LDL को जो ले जाने वाले रिसेप्टर, उसमें डिफेक्ट आ जाती है, तो अपने आप से LDL बॉडी में बढ़ जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ रहा है, तो MI होने के चांसेस ज़्यादा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। अब डायरेक्टली तो कार्डियक मसल में इन्फ्रैक्शन नहीं हो जाता, उसके कुछ स्टेप है। देखिए ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है जिसकी कोरोनरी आर्टरी हो गई, और ये हो गया कार्डियक मसल। ठीक है। ये कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल फ्लो से कार्डियक मसल को सप्लाई कर रही है, कार्डियक मसल नॉर्मल है, नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में लिपिड इकट्ठा हुआ। ठीक है। तो ब्लड सप्लाई ऑलरेडी हैम्पर्ड होगा, कम ब्लड जाएगा कार्डियक मसल को, बट कार्डियक मसल इज़ ओके, कि मैं खुश हो जाऊंगा इतने में ही। बट जब कार्डियक मसल थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद, अगर कंटिन्यूसली उसको ब्लड अमाउंट कम मिल रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, इस्कीमिया फॉर्म हो जाएगा। उससे क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। ठीक है। और अगर ये कोलेस्ट्रॉल है, ये पूरा का पूरा कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है कि आगे जा ही नहीं रहा, तो अल्टीमेटली उसमें क्या हो जाएगा, इस्कीमिया के बाद इन्फ्रैक्शन हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा कार्डियक मसल का, वो पार्ट खराब हो जाएगा कार्डियक मसल का, और इरिवर्सिबली। अब ये पार्ट कभी काम नहीं करेगा। अब ब्लड सप्लाई दे दो नहीं दे दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्फ्रैक्शन को ही बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कार्डियोमायोसाइट है, ये इसमें देखो नॉर्मली एकदम रेगुलर वे में है, मतलब एकदम मॉर्फोलॉजी उनकी सही से है। उसमें अंदर ये रेड डॉट क्या है, ये है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है, उसमें कार्डियक मसल में प्रेजेंट होता है, कार्डियोमायोसाइट में। अब इस्कीमिया हो गया तो कार्डियक मसल का मॉर्फोलॉजी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बट ट्रोपोनिन अभी भी कार्डियोमायोसाइट के अंदर ही प्रेजेंट है। तो इस्कीमिया में ट्रोपोनिन एलिवेटेड नहीं होगा, अभी भी कार्डियोमायोसाइट के अंदर ही है। बट इन्फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा कि कार्डियोमायोसाइट ही नेक्रोज्ड हो गया, नेक्रोज्ड होकर टूट गया, तो अंदर का जो ट्रोपोनिन होगा वो बाहर आ जाएगा, कार्डियक मार्कर कम्स आउट इन द ब्लड, तो ब्लड में ट्रोपोनिन का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो यहीं से पता चल जाता है आपको कि अगर पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आया है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसको इस्कीमिया है, या तो इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, MI हो चुका है ऑलरेडी। अब ये जानने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रोपोनिन का लेवल चेक करेंगे। अगर ट्रोपोनिन नॉर्मल है तो पेशेंट अभी भी एथेरोस्क्लेरोसिस वाले स्टेज में, इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इस्कीमिया ही हुआ है। अब ECG पे दो फाइंडिंग मिलती है हमको MI की, एक होता है नॉन स्टेमी ST एलिवेटेड, मतलब जिसमें ST एलिवेटेड नहीं हुआ, और एक होता है स्टेमी ST एलिवेटेड MI। ठीक है। अब ये ECG देख के बताइए मेरे को कि इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा। पेशेंट प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, ट्रोपोनिन I इज एलिवेटेड, व्हाट इज द डायग्नोसिस। और ECG में क्या दिया हुआ है, V2 में ये ST डिप्रेशन दिखाया गया है, V3 में भी ST डिप्रेशन है, ऐसे दिया गया है। तो और ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, यहाँ से ये तो पता चल जाता है कि MI है ये। अब कौन सा MI है, एन स्टेमी, नॉन स्टेमी, क्योंकि ST एलिवेटेड नहीं है, ST डिप्रेस्ड है। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
अब हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया पेशेंट को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि इसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, कि इसको मतलब एक कोलेस्ट्रॉल का अक्यूमुलेशन एक मेजर रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। तो हम पेशेंट को पहले ही अवेयर करा के उसकी जान बचा सकते हैं। कैसे? कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ अक्यूमुलेट होता है, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे अक्यूमुलेट होता है। अगर नी टेंडन के एंड में, नी में, फुट में, टेंडन के एंड में अगर कोलेस्ट्रॉल अक्यूमुलेट हुआ है तो उसको बोलते हैं टेंडन ज़ेंथोमा। अगर मीडियल के अंदर से अपर आईलिड पे, अपर आईलिड के इधर मीडियल साइड पे अगर ऐसा ब्राउनिश कलर का ये दिख रहा है तो ये भी कोलेस्ट्रॉल ही इकट्ठा हुआ है उधर, तो ये भी क्या हो गया, इसका नाम बोलते हैं ज़ेंथिलेज़मा। और अगर आइरिस के अराउंड ऐसे ब्राउन कलर की एक वो पूरी सर्कल दिख रहा है तो उसको बोलते हैं आर्कस सेनिलस। ये सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको क्लिनिकली ये कैसे इंपॉर्टेंट होंगे, अगर आपको ऐसा पेशेंट दिखता है जिसमें ज़ेंथिलेज़मा दिख रहा है या आर्कस सेनिलस दिख रही है तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक कराएं और ईसीजी कराएं। तो उसमें अगर हम अर्ली डायग्नोस बना सकते हैं कि रिस्क हुआ है, एमआई डेवलप हो रहा है, कहीं ब्लॉकेज है या नहीं है, वैसे वैसे। और इधर एक इंपॉर्टेंट बात है कि अल्कोहल इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो इससे खुश नहीं होना है। अल्कोहल बहुत सारे कैंसर कराता है और अल्कोहल से मेनली लिवर सिरोसिस होता है। तो अल्कोहल इज़ नॉट गुड, बट अल्कोहल से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता है, वो उसका रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है। अब चेस्ट पेन पेशेंट कैसे प्रेजेंट होगा, एमआई का पेशेंट चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट होगा। तो WHO ने रोज़ क्वेश्चन करके WHO ने बोला है कि ये अगर 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, 3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं पेशेंट को, अगर ये तीनों के तीनों में सही आंसर मतलब मिलता है, अब जो WHO ने डिसाइड किया हुआ है, तो ये कन्फर्म हो गया कि ये एमआई है। तो बेस्ड ऑन क्वेश्चन हम डायरेक्ट डायग्नोस बना सकते हैं। अगर पेशेंट प्रेजेंट है चेस्ट पेन के साथ, उसका कैरेक्टर कैसा है, स्क्वीजिंग कैरेक्टर है। स्क्वीजिंग मतलब पेशेंट ऐसा लग रहा है कि कोई चेस्ट को दबा रहा है। लोकेशन कहाँ, रीट्रोस्टर्नम, स्टर्नम के पीछे। और ये चेस्ट पेन कैसा होगा, जो लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट अपर लिम और लेफ्ट नेक में रेडिएट होगा। लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट पूरा का पूरा अपर लिम और लेफ्ट नेक और बैक में ये रेडिएट होगा ये पेन। साथ में एसोसिएटेड किसके साथ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और स्वेटिंग के साथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कोई डिस्निया बोलते हैं और स्वेटिंग के साथ एसोसिएटेड होगा। अगर आपने क्वेश्चन पूछा और ये सारे फाइंडिंग में पेशेंट यस यस बोल रहा है कि स्क्वीजिंग टाइप ऑफ पेन है, ऐसे स्टर्नम के पीछे आ रहा है, इधर रेडिएट कर रहा है आर्म में, लेफ्ट साइड के आर्म में, नेक में, गर्दन में, और साथ में पेशेंट को स्वेटिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला क्वेश्चन रोज क्वेश्चन का फुलफिल हो रहा है। ट्रिगर्ड बाय एक्सर्शन, अगर पेशेंट चल रहा है या कहीं सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो उससे पेन बढ़ रहा है। और रिलीव्ड ऑन रेस्ट, रिलीव्ड ऑन रेस्ट, अगर रेस्ट करने से पेशेंट को अच्छा लग रहा है तो ये टिपिकल हो गया कि ये चेस्ट पेन एमआई का है। ठीक है। अगर तीनों में प्रेजेंट, अगर तीनों के तीनों क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तीनों क्वेश्चन प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं टिपिकल एंजाइनल पेन। अगर कोई दो ऊपर के प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एटिपिकल एंजाइनल पेन। अगर सिर्फ एक ही प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे नॉन एंजाइनल पेन। मतलब एंजाइना का पेन नहीं है ये, कोई कॉज कोई दूसरा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपको नॉर्मली पता ही है कि सब क्या कराते हैं, ईसीजी कराते हैं। ठीक है। अब ईसीजी में हम क्या देखेंगे, ईसीजी कब कराना है, चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट हुआ। और एक बात कि ये एक लिवाइन साइन करके मतलब पेशेंट कैसे प्रेजेंट होगा, पेशेंट आपके ओपीडी में कैसे आएगा इमरजेंसी में, कि ऐसे फिस्ट बना के, मतलब इधर दिखा रहा है ऐसे दो हाथ रखे हुए कि कोई दबा रहा है, ऐसा पेन हो रहा है, इस जगह पे ऐसे फिस्ट बनाया हुआ है और खुद ही ऐसे बहुत शार्प पेन होता है तो इससे वो खुद ही दबा रहा है। तो ऐसे अगर पेशेंट पुट फिस्ट ऑन चेस्ट कॉल्ड एज लिवाइन साइन। तो ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी साइन है और किस में दिखती है, एमआई में दिखती है और ये इसका नाम है लिवाइन साइन। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी कराना है विद इन 10 मिनट ऑफ अराइवल, जल्द से जल्द। अगर चेस्ट पेन की कंप्लेंट है तो ईसीजी करा ही देना है। ठीक है। ये ओनली सेंसिटिव चीज़ है, नॉट स्पेसिफिक, मतलब कि ईसीजी के बेस्ड पे हम सीधा डायग्नोज नहीं बना सकते, तो ये नॉन डायग्नोस्टिक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एमआई को डायग्नोज करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ईसीजी ऑप्शन में और आपने टिक कर दिया तो आप हो जाओगे गलत। ईसीजी से डायग्नोज नहीं होगा, वो सेंसिटिव चीज़ है, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। ईसीजी में अगर एबनॉर्मलिटी है तो एमआई हो सकता है, फिर आपको एंजियोग्राफी करानी है, ट्रोपोनिन का लेवल वगैरह चेक करना है, उससे डायग्नोज बनेगा। ठीक है। फिर ये है कार्डियक लेयर, क्या क्या है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। और ये होगी कोरोनरी आर्टरी। सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, ये मायोकार्डियम के नीचे या मतलब एंडोकार्डियम के अंदर मायोकार्डियम का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। और अगर ब्लड फ्लो पूरा रुक गया है तो पूरा का पूरा इधर पूरे सारे लेयर, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्शन, ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्शन। ठीक है। अब ईसीजी में चेंजेस कैसे कैसे आएंगे, आपको एसटी डिप्रेशन दिख सकता है, ये हो गया एसटी डिप्रेशन। फिर क्या दिख सकता है, इन्वर्टेड टी दिख सकता है, मतलब टी ऐसे जनरली ऊपर की तरफ होता है, ये उल्टा हो गया तो इन्वर्टेड टी। और इन्वर्टेड टी सब अरेक्नोइड हेमरेज में भी दिखता है, ऑल्सो सीन इन सब अरेक्नोइड हेमरेज। फिर लार्ज क्यू दिख सकती है आपको। फिर क्या दिख सकता है, एस टी एलिवेटेड बाई कॉन्वेक्स, मतलब कॉन्वेक्सली एस टी एलिवेटेड होगा, एस टी सेगमेंट कॉन्वेक्सली एलिवेटेड, उसको क्या बोलते हैं, पार्टी साइन। तो ये दो साइन याद रखनी है, इधर ये एस टी एलिवेटेड, अगर कॉन्वेक्सली एस टी एलिवेटेड है तो उसको बोलते हैं पार्टी साइन। और लिवाइन साइन याद रखनी है, वो फिस्ट वाला। ठीक है। ये है लिवाइन साइन। फिर बाईफेजिक टी वेव भी दिख सकती है ऐसे दोनों तरफ। ठीक। तो अब मुझे ये बताइए इस ईसीजी में क्या दिख रहा है,
ये दिख रहा है, ST एलिवेटेड दिख रहा है। फिर इस ECG में क्या दिख रहा है, डीप क्यू दिख रहा है, लार्ज क्यू। उसके नीचे वाले में क्या दिख रहा है, बाईफेजिक टी वेव दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे ECG में आपको पहचानना आना चाहिए। अब लोकलाइजेशन और वाया द ECG, मतलब ECG को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से एरिया की कौन सी कोरोनरी वेसल में एथरोस्क्लेरोसिस हुआ है या ब्लॉकेज हुआ है। तो इसके लिए ये एक सिंपल सा डायग्राम है। ये डायग्राम आपको याद रखना है। ये हार्ट हो गई, ये राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों के बीच का सेप्टम हो गया, ये लेटरल साइड हो गई, लेटरल वॉल हो गई। तो ये हो गई लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो बाइफरकेट होकर ऐसे ही बनाना है। ये LAD लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और ये LCX लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो अब LAD में अगर कहीं भी ब्लॉकेज है तो चेंजेस कहाँ कहाँ दिखेंगे, V1, V2, V3 और V4। और स्पेशली अगर सेप्टम इन्वॉल्व है तो कौन सी जगह पे चेंजेस दिखेगा, V1 और V2 में। और LAD से पता चल रहा है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, एंटीरियर वॉल को ये सप्लाई करती है LAD। तो एंटीरियर वॉल MI में चेंजेस कहाँ कहाँ दिखेंगे, V1 to V4 में चेंजेस दिखेंगे। कौन सी कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। और सेप्टल में कहाँ चेंजेस दिखेंगे, V1 और V2 में। और कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। अब राइट कोरोनरी आर्टरी सीधा नीचे चली जाती है, ये इंफीरियर वॉल हो गई, ये ऊपर का सुपीरियर हो जाएगा, ये इंफीरियर वॉल हो जाएगी, इंफीरियर वॉल। तो यहाँ पे लिखना है 2, 3 और AVF। ये लीड्स में अगर चेंजेस दिख रहा है 2, 3 या AVF में, तो कौन सा MI हो सकता है, इंफीरियर वॉल MI। और कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, राइट कोरोनरी आर्टरी। अब बाकी जो भी बचे उसको डाल दो LCX के पार्ट में, मतलब 1 फिर 2, 3 तो हो गया है, तो डायरेक्ट AVF भी हो गया। तो उसके बाद आएगा AVL, V2, V1 to V4 यहाँ आ गया एंटीरियर वॉल में, तो V5 और V6। अगर इन चारों में से कहीं पे भी चेंजेस आ रहा है तो उसमें क्या होगा, लेटरल वॉल MI होगी, लेटरल साइड का वॉल इन्वॉल्व है। और कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अगर V1 to V4 इन्वॉल्व है तो एंटीरियर वॉल MI और LAD। फर्स्ट AVL, V5 और V6 है तो लेटरल वॉल MI और LCX। फर्स्ट AVL V1 to V6 मतलब एंटीरियर और लेटरल दोनों है, तो क्या बोलेंगे इसको, एक्सटेंसिव वॉल MI। उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, LCX भी इन्वॉल्व होगी और LAD भी इन्वॉल्व होगी। और ये दोनों किसकी ब्रांच है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी की। तो इसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। 2, 3 AVF इंफीरियर वॉल MI है और उसमें राइट कोरोनरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होगा। V1 और V2 मैंने दिखाया आपको कहाँ पे है, सेप्टम के नज़दीक, तो सेप्टल MI। और उसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। और फर्स्ट और AVL हाई लेटरल वॉल MI है, उसमें LCX इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अब ये ECG देखिए और डायग्नोस बनाइए। देखिए इसमें कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, 2, 3 AVF। 2, 3 AVF में क्या दिख रहा है, ST एलिवेटेड दिख रहा है। और कहीं कुछ चेंजेस दिख रहा है नहीं। तो 2, 3 और AVF मतलब ये कौन सा MI हो गया, इंफीरियर वॉल MI। और इसकी कौन सी मतलब आर्टरी इन्वॉल्व होगी इसमें, राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, बहुत ईजी है, ऐसे ही डायग्नोस बनाना है। अभी इसको देख के बताइए इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व है। V2 है, V3 है, 4, 5, फिर AVL में भी इधर ST एलिवेटेड है, फर्स्ट में भी है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्सटेंसिव वॉल MI, एक्सटेंसिव वॉल MI। क्यों, क्योंकि इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व है, फर्स्ट AVL V1 to V6 तक इन्वॉल्व है। तो एक्सटेंसिव वॉल MI हो गया। और इसमें कौन सी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा। ठीक, अब ये बताइए इसमें क्या क्या है। फर्स्ट AVL, फिर V1, V2, V3, V4। इसमें क्या है, ये फर्स्ट नॉर्मल है, AVL भी नॉर्मल है। कौन कौन से में एलिवेटेड दिख रहा है, V1 टू अप टू V4 तक एलिवेटेड दिख रहा है। तो V1 to V4 कौन सा हो जाएगा, इंटीरियर वॉल MI हो जाएगा। और कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो जाएगी, LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम सेकंड वीडियो में डिस्कशन करेंगे, पार्ट 2 नेक्स्ट। थैंक यू।